हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में 8th सेमेस्टर है आपका, जिसका पेपर का नाम है रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। ये पेपर है आपका डिसिप्लिन पेपर, और देखा जाए तो ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप DU में हो या फिर SOL के लिए प्रिपेयर करो, NCVA में हो। एंड इवन अगर आप इस पेपर को देखोगे तो UGC नेट में भी, क्योंकि ये पेपर पूरा अपने आप में हिस्टोरियोग्राफी का पेपर है, तो खासकर मास्टर्स में भी इस पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन CUT में आपको बुक एंड ऑथर में क्वेश्चन यहाँ से आप बनते हैं। सो अगर इस पेपर को देखा जाए तो एक और चीज़ यहाँ से दिक्कत होता है कि पेपर अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लो स्कोरिंग पेपर है, बट इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ लेते हो तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे गलती हो, उसका एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको समझना पड़ेगा। पूरे स्ट्रक्चर को अगर समझ जाओगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो ये तो पेपर के बारे में था। एंड इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 है इसका, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और यूनिट 1 अगर देखा जाए तो यूनिट 1 में आपका खासकर कौन कौन सी चीज़ें हैं। यूनिट 1 में आपको जनरली पॉजिटिविज्म, जिसको प्रत्यक्षवाद बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। एट द सेम टाइम उसमें एक और चीज़ें हैं जिसमें आपको ऑथर्स, और या फिर देखा जाए तो थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्टोरियोग्राफी में, और उनका जो बुक है। तो देखा जाए तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सब्जेक्टिव भी आपको कमांड होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपको ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपको खासकर एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप अपेयर करोगे तो वहाँ पे मदद मिलेगा, और सब्जेक्टिव पे अगर आपका कमांड होता है तो आप लिखने में अच्छा जो है वो कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट वही है कि थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा इस पेपर में। सो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं अगर देखा जाए तो पूरे लेक्चर में पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ेंगे। लिटरल मीनिंग क्या है इसका, कब जो है वो इमर्ज होता है, कब इसका जो उद्भव होता है। थिंकर्स इसमें आपको रांके हैं, जिनको रांके पर पढ़ा जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे हैं। RG कॉलिंगवुड है। एंड इसमें टाइप्स जो है आपको पॉजिटिविज्म का, प्रत्यक्षवाद का जो है कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखने वाले हैं, और विशेषताएं जो फीचर्स आपको पॉजिटिविज्म का वो भी देखने वाले हैं। एक और चीज़ है कि अगर आपको लगे कि वीडियो बस इंग्लिश में होने वाला है तो ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और PPT बनाए तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो आप इसमें नोट्स भी बना सकते हो, आपको वहाँ पर एग्जाम के टाइम पर हेल्प करेगा, क्योंकि बस अगर पैसिव लर्निंग करोगे तो आप फिर चीज़ें भूल जाओगे। सो क्विक नोट्स जो है आप बनाते जाओ, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और कोई सजेशन अगर आपको लगता है, और एक और चीज़ है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करने में कोई जो है शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बार बार आप लोग को बोलती हूँ कि अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डलता है तो वो आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि आपको हर चीज़ें पता थोड़ी चलेगी। अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मॉनेटरी हेल्प मिल रहा है इससे, ठीक है, आपके लिए बोल रही हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है इमर्जेंस पॉजिटिविज्म का, प्रत्यक्षवाद के बारे में अगर देखा जाए तो उसका उद्भव कहाँ से हुआ था, यही सबसे पहले क्वेश्चन आता है, और इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना पड़ेगा। तो ओरिजिन अगर देखा जाए तो पॉजिटिविज्म वाज इंट्रोड्यूस बाय द ऑगस्ट कॉम्टे। और इवन आपको जो प्रत्यक्षवाद है, जो पॉजिटिविज्म है, उसके फादर जो है, फाउंडिंग फादर किनको बोला जाता है, ऑगस्ट कॉम्टे को बोला जाता है। इन द 19th century ही आर्ग्यूड द ह्यूमन नॉलेज प्रोग्रेस थ्रू द स्टेजेस, विद द साइंटिफिक स्टेज बिंग द हाईएस्ट। अगर ऑगस्ट कॉम्टे का आपने 3 लॉज सुना होगा, 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन थॉट एंड सोसाइटी, ठीक है। इनके अनुसार जो सोसाइटी है वो 3 स्टेज में डेवलप हुआ था, ठीक है। सो ये 3 स्टेज भी आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में तो आप लिख लोगे कि ऑगस्ट कॉम्टे 19th सेंचुरी में जो बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे, इवन पॉजिटिविज्म के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये 3 स्टेजेस थोड़ा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे को अगर देखा जाए तो ये सोशियोलॉजी में भी इनको पढ़ा जाता है, इवन हिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है, बट अगर क्लैरिटी आपका नहीं रहेगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो 3 स्टेजेस को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेज जो है इनका वो थियोलॉजिकल है, ठीक है, जिसमें वो इनका मानना है कि जो खासकर पहले, इसको प्रिमिटिव स्टेज भी बोला जाता है। ह्यूमन जो प्रोग्रेस है उसको प्रिमिटिव स्टेज भी बोला जाता है, थियोलॉजिकल स्टेज भी बोला जाता है। यहाँ पे जो मनुष्य थे आपको, वो जनरली सुपर नेचुरल चीज़ों में विश्वास रखते थे। यहाँ पे उनको ऐसा लगता था कि कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें हैं जो हर चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो चाहे आपका हवा में आपको हवा चल रही है, वो भी आपको सुपरनेचुरल चीज़ों की वजह से चल रही है। अगर इंसान एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी सुपरनेचुरल चीज़ों की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एकदम प्रिमिटिव स्टेज था, ठीक है। दूसरा स्टेज है वो मेटाफिजिकल स्टेज बोला जाता है। इसको शॉर्ट में एब्स्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, या फिर इसको समझाया जाए तो ऐसा जहाँ पे आपको नेचर जो है वो सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये थियोलॉजिकल से थोड़ा एडवांस हो जाता है, और इस मेटाफिजिकल को इवन ट्रांजिशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2 फेजेस के बीच में आता है, थियोलॉजिकल और पॉजिटिव, जो कि हाईएस्ट स्टेज माना जाता है। तो फर्स्ट स्टेज अगर माना जाए तो थियोलॉजिकल याद रखना है आपको, जिसमें सुपर नेचुरल जो चीज़ें हैं आसपास, जो आपको जहाँ पे सुपरस्टिशियस चीज़ों के बारे में भी बात किया जाता है। एंड मेटाफिजिकल में आपको क्या होता है कि हम
दो चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गुड एंड बैड जो है ये सारी चीज़ों को देखते हैं। थर्ड है आपका पॉजिटिव स्टेज, इसको हाईएस्ट स्टेज ऑगस्ट कॉम्टे के हिसाब से बोला गया, बट स्टिल आपको याद रखना है कि ये परफेक्शन वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर चीज़ अचीव हो गया था। हाई स्टेज में है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके चलते हैं, यहाँ पे आप लॉजिक, रीजनिंग और क्वेश्चनिंग करते हो, एंड दैट इज़ द पॉजिटिव स्टेज एज पर द ऑगस्ट कॉम्टे। सो इन्होंने 3 स्टेजेस की बात किया। कोर आइडिया अगर देखा जाए आपको खासकर किस चीज़ का, प्रत्यक्षवाद का, तो हिस्ट्री शुड बी स्टडीज लाइक अ नेचुरल साइंस, को नेचुरल साइंस के जैसे पढ़ने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। अगर आप मान लो कि हिस्ट्री को पढ़ते हो तो आपका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप रूथलेसली आप चीज़ों को पढ़ते जा रही हो बट आपको उसको आउटकम नहीं आ रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो इसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री लेके बैठते हो, कोई चैप्टर लेके बैठ रहे हो, खासकर अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठते हो, मेडिवल पढ़ते हो या मॉडर्न पढ़ते हो, तो वहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप किसके बारे में पढ़ने की कोशिश करो। एंशिएंट में आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ोगे, उसमें आप क्या अचीव कर रहे हो। सो आउटकम बेस्ड होना चाहिए, ये बोला जाता है पॉजिटिविस्ट में। फैक्चुअल, ठीक है, एंड फ्री फ्रॉम द स्पेकुलेशन, ठीक है। फ्री फैक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाए तो हिस्ट्री को कोर आइडिया जो अगर खासकर पॉजिटिविस्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम। अब इसमें ऐसा नहीं कि आप अनुमान कल्पना लगा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों पे नहीं निर्भर होना चाहिए। इम्पैक्ट, जो पॉजिटिविज्म आया था उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था, ये भी आपको सवाल बनता है। सो दिस अप्रोच इन्फ्लुएंस द हिस्टोरियंस टू रिलाई ऑन अ एम्पेरिकल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव्स, रिकॉर्ड्स रादर देन द मिथ और फिलोसफिकल जो आपका थिंकिंग। देखा जाए तो इसमें एक और चीज़ है कि हिस्टोरियंस जो है वो हाईली रिलाई करेंगे, ठीक है। किस चीज़ पे रिलाई करेंगे, एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल एविडेंस के मतलब होता है कि आपके प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है, जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, उनको उन पे रिलाई करने की बात की गई है। उनके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आर्काइव्स, रिकॉर्ड्स, उसको रादर देन कि पहले क्या होता था ना कि चीज़ें मिथ या फिलोसफिकल चीज़ें हो गई, दार्शनिक जो चीज़ें उस पर बात की कर दी गई कि मिथ, ऐसे कोई कहानी बता दिया आपको कि इतिहास में ऐसा कुछ हुआ था, बट अगर आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, खासकर एम्पेरिकल एविडेंस, आपके पास कोई प्राइमरी सोर्सेज नहीं है, तो पॉजिटिविस्ट के हिसाब से उन सारी चीज़ों को वो क्या करेंगे, और जो है नज़रअंदाज करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पॉजिटिविस्ट का मानना था, प्रत्यक्षवाद का मानना था। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट अगर देखा जाए हिस्ट्री पे, तो क्या हुआ, ये प्राइमरी सोर्सेज की तरफ, खासकर एम्पेरिकल एविडेंस जो है उसको ज़्यादा इन्होंने फोकस करना शुरू किया। और अगर प्राइमरी को कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको क्रॉस वेरिफिकेशन का जो है इनके पास चांसेस रहेगा। आलतू फालतू चीज़ों को आप नहीं इतिहास में लिख सकते हो एज पर द पॉजिटिविस्ट। अब जो थिंकर्स के बारे में मैंने बात किया था कि थिंकर्स के बारे में भी देखेंगे, इसमें आपका किनका किनका है, तो राके है, ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। राके के बारे में देखते हैं, तो इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो लियोपोल्ड वॉन राके है। इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना, एग्जाम में आप लिखते हो तो टाइम पीरियड गलत क्लिक मत आना। ये 1795 से लेके 1886 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है इनका, नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप। सो ऑगस्ट कॉम्टे को तो हम पॉजिटिविस्ट के फादर समझ सकते हैं, बट अगर पूछा जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री जो आपको हिस्टोरिकल अप्रोच जो है उसको किसने डेवलप किया था, तो लियोपोल्ड वॉन राके ने किया था। फेमस मोटो, इनका फेमस जो मोटो था वो क्या था, हिस्ट्री एज अ इट्स एक्चुअल हैपेंड। जो आपको यथार्थ, ये जो एक्चुअल में हुआ है, उन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। मेथड इन्होंने क्या क्या यूज़ किया था, तो कौन कौन से मेथड थे जिसके बेसिस पे ये हिस्ट्री को समझने के लिए इन्होंने एम्फेसिस किया था। इन्होंने बोला था कि यही आपको जो है वो तरीका यूज़ करना है। तो सबसे पहला इवन इन्होंने भी यही बात किया कि यूज़ अ प्राइमरी सोर्सेज, खासकर दो चीज़ें होता है हिस्ट्री में, हम दो सोर्सेज को रेफर करते हैं, प्राइमरी होता है आपका एंड दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में हमेशा एग्जाम्पल याद रखना आपको कि जिस टाइम पे आपको जो चीज़ें घटित हुई है वहाँ से जो चीज़ें मिली है उसको ही प्राइमरी बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि इंस्क्रिप्शन है, ये प्राइमरी सोर्सेज हो जाएगा। उस समय काल में राजा के द्वारा किसी के द्वारा जो किताब पुस्तक लिखी गई थी, जैसे अगर मान लो हम बात करते हैं गुप्ता समय काल के बारे में, सो गुप्ता समय काल में जो कालिदास के द्वारा जो भी पुस्तक लिखी जाएगी वो प्राइमरी सोर्सेज हो जाएगा। ना कि अभी अगर मान लो गुप्ता के बारे में कोई बुक लिख देता है तो उसको हम प्राइमरी में नहीं कंसिडर करेंगे, उसको हम सेकेंडरी में कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो प्राइमरी सोर्सेज इन्होंने बोला है, पॉजिटिविस्ट ने खासकर जो राके हैं उन्होंने बात किया है कि आपको आर्काइव्स और मैन्यूस्क्रिप्ट पे क्या करना पड़ेगा, रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको एक अच्छे तरीके से इतिहास समझने में मदद कर सकता है। सेकेंडरी सोर्सेज में क्या होता है ना कि आप उसमें फेरबदल भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी चीज़ों को कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। तो इन्होंने बोला इसलिए प्राइमरी सोर्स को क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करना है। रिजेक्टेड द मोरल जजमेंट एंड फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन। सो मोरल जजमेंट जो है, आप हमेशा हम क्या होते हैं ना कि बिना इतिहास को समझे हुए अपना एक जजमेंट पास कर देते हैं। सो इन्होंने रिजेक्ट किया उन सारी चीज़ों को। हम ऐसा नहीं है कि मान लो कि उस टाइम पे अगर मान लो कोई राजा है और हमें नहीं पता कि उनका क्या परिस्थिति रहा, अगर उन्होंने मान लो नरसंहार किया तो नरसंहार अपने आप में क्या, जेनोसाइड अपने आप में क्राइम है, ठीक है। बट उसको अगर हम आज के समय में देखेंगे तो वो हमें क्राइम लगेगा, लेकिन उस सिचुएशन में जाके अगर हम देखते हैं तो हमें उस सिचुएशन में जाके चीज़ों को समझना पड़ेगा,
रैदर देन के उसके ऊपर हम कोई जजमेंट दे रहे हैं मोरालिटी के बेसिस पे या एथिक्स के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ें गलत है, ये सही है। सो इतिहास में भी यही चीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट किया है। फिलोसफिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर देने की बात नहीं की गई है। इतिहास को जो है यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज के हिसाब से देखने की बात की गई है। ये भी किसने बोला है? राके ने बोला है। फोकस्ड ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड द एक्शन ऑफ द स्टेट। सो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है, इसमें अगर हाईलाइटेड वर्ड है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर देने की बात की है। एंड इवन एक्शन ऑफ द स्टेट, उस टाइम पे जो आपको राज्य था वो किस तरह से चीज़ों पे एक्शन लेता था, उन सारी चीज़ों पे फोकस करने की बात की गई है। स्ट्रेंथन द स्टेब्लिश्ड और रिगरस स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल रिसर्च, इससे आपका क्या होगा? रिगरस मेथड यूज़ होगा, हिस्टोरिकल रिसर्च और ज़्यादा बेहतरीन होगा। बट इसके साथ चैलेंजेस भी, राके ने जो बोला है ऐसा नहीं है सारी चीज़ें इनकी सही है, उसमें भी कुछ लिमिटेशन है इनका। अगर देखा जाए तो इन्होंने टू फोकस्ड ऑन द फैक्ट्स, बहुत ज़्यादा तथ्यों पे बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना जोर दिया है। इग्नोर द ब्रॉडर सोशल, कल्चरल एंड फिलोसफिकल डायमेंशन। तो कौन कौन से चीज़ों को उन्होंने मिस कर दिया? सोशल, सामाजिक, कल्चरल आपका सांस्कृतिक, और फिलोसफिकल अर्थात दार्शनिक जो आपका डायमेंशन है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया है। ये इनका लिमिटेशन है। तो इनका अगर पूछा जाए आपको क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है, जो है आपका लिमिटेशन या इनका जो अगर देखा जाए इनकी प्रॉब्लम्स या कमियाँ क्या क्या चीज़ थी, तो याद रखना आपको कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे उन्होंने बात किया, बहुत ज़्यादा तथ्यों पे बात किया। इग्नोर कौन कौन सी चीज़ों को कर दिया? सोशल, सामाजिक, कल्चरल और फिलोसफिकल। नाउ नेक्स्ट जो थिंकर है वो है आपके आरजी कॉलिंगवुड। आरजी कॉलिंगवुड का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो आपको 1889 से लेके 1943 के बीच में माना जाता है। ये फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री इन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया है किसको? पॉजिटिविज्म फॉर ट्रीटिंग द हिस्ट्री एज अ मेयर कलेक्शन ऑफ फैक्ट। अब आरजी कॉलिंगवुड बोलते हैं कि जो ऐसे अगर देखा जाए तो हमने राके के बारे में देखा कि वो फैक्ट पे बहुत ज़्यादा क्या दे रहे, तवज्जो दे रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे। बट आरजी कॉलिंगवुड बोल रहे हैं कि अगर आप बस फैक्ट पे ही ध्यान दोगे तो इतिहास बस फैक्ट के लिए नहीं है, उसको फैक्ट से हमें थोड़ा हट के चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट नहीं, कलेक्शन ऑफ तथ्य नहीं है जिसमें आप बस तथ्यों को क्या करोगे? डेट को रिमेंबर करते जाओगे, बाकी चीज़ों को इग्नोर करोगे। सो ये क्रिटिसाइज करते हैं किसको? पॉजिटिविज्म को। एंड प्रपोज दैट हिस्ट्री इज री इनेक्टिंग द पास्ट थॉट इन द हिस्टोरियंस माइंड। हमें री इनेक्ट वापस हमें क्या करना है? दिमाग में उसको बनाना है, पास्ट को, थॉट को। हिस्टोरियंस के माइंड में अगर कोई हिस्ट्री लिख रहा है तो उसको पूरा रीइमेजिन करना पड़ेगा चीज़ों को। और यहाँ पे फैक्ट एलोन जो है वो आपको तथ्य जो है एक मतलब उसको एक इकलौता सहारा लेके हम नहीं चीज़ों को समझ सकते, हमें कॉन्टेक्स्ट को भी समझना पड़ेगा। जब तक वहाँ पे अगर मान लो कि कोई राजा ने युद्ध लड़ा और हम बस उसको टाइम लाइन को हमने रट लिया तो उससे हमारा नहीं। इवन एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो, जनरली जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम बैटल ऑफ पानीपत के डेट्स को रिमेंबर करते कि इतना इस डेट में आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, सेकंड इसमें हुआ था, थर्ड। डेट नहीं, उसके पीछे रीज़न क्या था उसको अगर हम नहीं समझते हैं तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं हमारे समझ के परे हो जाएगा। सो ये आपका आरजी कॉलिंगवुड बोलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पॉजिटिविज्म को, प्रत्यक्षवाद को क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है। की आइडिया क्या क्या था इनका, इनके पीछे कारण क्या क्या था? हिस्टोरियन मस्ट आस्क क्वेश्चन ऑफ द पास्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट द इंटेंशन, नॉट जस्ट अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट। इन्होंने बात किया है कि बस हमें ऐसा नहीं है कि हिस्टोरियन जो मस्ट आस्क क्वेश्चन ऑफ द पास्ट, अपने जो आपका प्राचीन समय में उसको लेके सवाल खड़ा करे और उसके पीछे जो कारण था, इंटेंशन था, उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करे, उसको फिर से बनाए। नॉट जस्ट अ रिकॉर्ड इवेंट, बस इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करना है कि इस टाइम पे अशोका ने कलिंगा वॉर लड़ा था या चंद्रगुप्त ने ये वॉर लड़ा था। हमें उसको नहीं समझना, उसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते थे और या फिर उसके वजह से क्या क्या आपको इतिहास में बदलाव आता है, उनके पीछे क्या इंटेंशन था, उनको अगर जब तक नहीं समझा जाएगा तब तक हिस्ट्री जो है हमारे समझ के परे रहेगा। सो स्ट्रेंथ क्या था इनका? ब्रॉड द डेप्थ एंड मीनिंग ऑफ टू हिस्टोरिकल स्टडी। तो इतिहास को पढ़ने में और ज़्यादा डेप्थ लाया इन्होंने, हिस्टोरिकल जो अप्रोच है उसको डेवलप किया था। अगेन इनका भी लिमिटेशन था, जितनी भी चीज़ों पर होगी उनके क्रिटिसिज्म भी आपको देखना पड़ेगा। इनका लिमिटेशन क्या था? रिस्क ऑफ सब्जेक्टिविटी डिपेंड्स हेवनली ऑन द हिस्टोरियन इमेजिनेशन। तो इन्होंने बात किया ना कि हमें री इंटरप्रेट करना है, री इनेक्टिंग करना है या फिर आपको री इमेजिन करना है। तो ये जो हेवनली इमेजिनेशन पे बात जोर डाले ना, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इमेजिनेशन में भी तो गलती चीज़ इमेजिन किया जा सकता है। तो इससे क्या हो सकता है? आपको इतिहास पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो सकता है, इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। नाउ दिस इज अ फ्लो चार्ट। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो सबसे पहले हमने ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में देखा। ऑगस्ट कॉम्टे ने 3 स्टेज के बारे में बात किया है। फिर राके के बारे में देखा। राके जो है वो जनरली आपको ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पे ज़्यादातर बात करें कि फैक्ट्स पे, फैक्ट ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इनको क्रिटिसाइज कौन करता है? आरजी कॉलिंगवुड करता है। और आरजी कॉलिंगवुड क्या बोलते हैं? री एनेक्ट करना है हमें कॉन्टेक्स्ट को भी समझना है और थोड़ा री इमेजिन के बारे में भी बात करती है। यही चीज़ें हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में देख लो, आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन से और बेहतर आपको समझ में आएगा। दो अलग अलग हैं आपको, राके हैं और कॉलिंगवुड है। जो है आपको राके जो है इनका मेथड क्या था, एम्पेरिकल मेथड था, ठीक है, जिसमें उन्होंने बात किया था कि आर्काइव्स को आप क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, इवन डॉक्यूमेंट को, मैन्यूस्क्रिप्ट को, ये राके बात कर रहे हैं। कॉलिंगवुड क्या बात कर रहे हैं, आपको री इनेक्टमेंट ऑफ थॉट, आपके जो थॉट है, जो आपका विचार है, उस पर आप जो है आपको विमर्श करो, उस पर और ज़्यादा सोच करो, ये मेथड कॉलिंगवुड लेके आते हैं। राके का एम क्या था, उनका अगर देखा जाए उद्देश्य क्या था, तो वो ऑब्जेक्टिविटी और फैक्ट्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, तथ्यों पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे। बट जो कॉलिंगवुड है वो मीनिंग पे, उसका जो आपका अर्थ होगा उस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लिमिटेशन दोनों में है आपका, ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ कमी है। इन्होंने इग्नोर कर दिया पूरे कॉन्टेक्स्ट को, पूरे आसपास की चीज़ें क्या थी, राके ने इस चीज़ को इग्नोर किया है। रिस्क ऑफ सब्जेक्टिविटी लिया है किसने, कॉलिंगवुड ने लिया है। तो ये आपका कंपैरिजन था। ये ऐसे ही फ्लो चार्ट या देखा जाए कंपैरिजन आप एग्जाम में भी बना के आओगे तो यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स। नाउ यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉजिटिविज्म एंड देयर फीचर, जो आपका प्रत्यक्षवाद के प्रकार है उनकी विशेषताएं क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो पहला जो टाइप आता है आपका, वो आता है आपको क्लासिकल पॉजिटिविज्म, जिसको लाया किसने था, ऑगस्ट कॉम्टे ने लाया था। और अगर देखा जाए तो क्लासिकल पॉजिटिविज्म जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो ये आपको साइंस इज़ द ओनली वैलिड नॉलेज, इनके हिसाब से केवल विज्ञान ही सत्य का क्या आपको ज्ञान, यहीं से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, वैलिड ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि सोसाइटी फॉलो नेचुरल लॉ, जो समाज था वो प्राकृतिक नियम के अनुसार चलता है, ये उन्होंने क्लासिकल पॉजिटिविज्म में बात किया है। इन्होंने भी एम्फेसिस दिया है किस चीज़ पे, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पे, अवलोकन और प्रयोग पर बल दिया है किसने, जो है क्लासिकल पॉजिटिविज्म है, ऑगस्ट कॉम्टे ने। सो पहला टाइप आपको याद रखना क्लासिकल पॉजिटिविज्म, जिसका पहला फीचर यही है कि हमें क्या करना है, विज्ञान पे बहुत ज़्यादा जोर देना है, और विज्ञान ही इकलौता आपका स्रोत है जिसके थ्रू आप नॉलेज को, ज्ञान को अर्जित कर सकते हो। सोसाइटी जो फॉलोज द नेचुरल लॉ, आपका जो समाज है वो प्राकृतिक नियम से क्या हुआ, बंधा हुआ है। एंड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट जो है ये आपका किसी चीज़ को समझने में मदद करता है। दूसरा जो है पॉजिटिविज्म का पार्ट आता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जिसको वियना सर्कल भी बोलते हैं। इसके फीचर क्या, आपको वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेटमेंट मस्ट बी एम्पेरिकली टेस्टेबल, जब आप किसी चीज़ को वेरीफाई करते हो तो उसमें एम्पेरिकली वो चीज़ें टेस्ट होना चाहिए, अगर नहीं होता तो मतलब फिर वो आपके समझ से परे है। लॉजिकल है मतलब आप यहाँ पे अपना जो है वो रैशनल थिंकिंग को यूज़ करोगे। रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स, जो मेटाफिजिक्स है, जैसे हमने वहाँ पे बात किया था ना, जो ऑगस्ट कॉम्टे बात कर रहे थे, सेकंड स्टेज माना गया था मेटाफिजिक्स, जिसको ट्रांजिशन बोलते हैं, जो कि आपको कुछ चीज़ों में मानता है, कुछ चीज़ों में नहीं मानता है, गॉड एंड ऑल दिस चीज़ों के बारे में बात करता है। इसको रिजेक्ट करता है कौन, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। फोकस ऑन लैंग्वेज लॉजिक एंड साइंस, इसका लॉजिकल पॉजिटिविज्म का फोकस किस चीज़ पे, आपका लैंग्वेज लॉजिक एंड साइंस। हिंदी में भी अगर देखा जाए तो सत्यपान सिद्धांत कथन अनुवंशीय रूप से जांच योग्य होना चाहिए, अध्ययन का निषेध है, और भाषा तर्क और विज्ञान पर ध्यान देने की बात की गई है इसमें। फिर आता है थर्ड वाला आपको सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म, जो कि डोरखाइम एंड कॉम्टे दोनों इसमें इन्होंने दिया है। इसका भी फीचर क्या है, आपको सोसाइटी स्टडी लाइक ए नेचुरल फिनोमेनन, जो आपको इसको एकदम प्राकृतिक रूप से घटना की तरह इसको देखना है। सोशल फैक्ट्स आर एक्सटर्नल एंड मेजरेबल, जो आपको सोशल फैक्ट है, एम्फेसिस ऑन स्टैटिक्स एंड, खासकर ये देखा जाए तो मैंने आपको दो मेथड्स बताया था, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी, ठीक है। सो ये क्वांटिटी वाले अप्रोच पे ज़्यादा जो सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म है उस पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक्स एंड डेटा पे ज़्यादा इनका जोर है। नाउ यहाँ पे जनरल फीचर, ये इंपॉर्टेंट है, फीचर आपको पता होना चाहिए पॉजिटिविज्म का क्या क्या था, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। तो पहला फीचर आपका ये था कि ऑब्जेक्टिविटी या न्यूट्रलिटी, वस्तु निष्ठता और निष्पक्षता। ये इनका मानना था कि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हो तो आपका एक ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य के साथ साथ आपके पास एक जो है वो निष्पक्षता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई पहले से प्री अज्यूम आइडियोलॉजी है, अगर आपने पहले से कुछ कोई धर्म में मानते हो या फिर आप कोई जाति में मानते हो, कोई आप वस्तु विशेष किसी चीज़ में ध्यान रखते हो और जब इतिहास पढ़ते हो तो उसको अपने ऊपर अगर हावी होने देते हो तो आप कहीं ना कहीं अगेंस्ट द पॉजिटिविज्म जाते हो, क्योंकि आपके ऊपर पहले से कोई चीज़ें हावी है तो आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आपके इतिहास लेखन में भी उस चीज़ की झलक देखने को मिलेगी। तो यही आपको पॉजिटिविज्म का पहला फीचर है। दूसरा है कि रिलायंस ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, जिसको हम लोग प्राइमरी सोर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग अनुवज्य प्रमाण पर निर्भरता के बारे में बात किया कि रिलायंस ऑन एम्पेरिकल एविडेंस मतलब जो आपके सामने जो आप देखते हो, चाहे अगर मान लो इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो उसको आप देख रहे हो, उसको समझ रहे हो, तो वो आपका एम्पेरिकल एविडेंस हो जाएगा। अगर मान लो कि अगर आपको कोई ओरल स्टोरी बता देता कि ऐसे कोई कहानी हुआ था बहुत पहले, तो
वो उस पे आप इतिहास नहीं लिख सकते हो, कोई कहानी बता रहा है, बट अगर उस कहानी को बताने के साथ साथ आपको कोई प्रूफ दे रहा है कि मान लो कि आर्काइवल डॉक्यूमेंट है, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है, कोई क्वाइन है, कोई सिक्का है, कोई जो आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है, कोई लिटरेरी सोर्सेज है, तो फिर उस चीज़ों पे आप क्या करोगे, रिलाई करोगे। ये आपका पॉजिटिविज्म का दूसरा फीचर है। साइंस एज अ मॉडल ऑफ ऑल नॉलेज। इवन कॉम्पटन ने भी बात किया था कि वैलिड नॉलेज अगर आपको लेना है तो साइंस की बदौलत ही आप ले सकते हो। तो साइंस आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सो विज्ञान को सभी ज्ञान का आदर्श माना गया है एज पर द पॉजिटिविज्म। और रिजेक्शन ऑफ स्पेकुलेशन एंड मेटाफिजिक्स, जो हम कल्पना करते हैं ना, इमेजिनेशन, अगर देखोगे तो आरजी कॉलिंगवुड ने आपको बोला है री इमेजिन करने के लिए, बट पॉजिटिविज्म इस चीज़ को नहीं मानता। उनके हिसाब से जो मेटाफिजिक्स है और जो आपका इमेजिनेशन है उसको आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आप इमेजिन करके इतिहास को नहीं लिख सकते हो। आपको उसके पीछे जो है तर्क और वितर्क देना पड़ेगा। ये आपको सारे इसके फीचर्स थे। तो आई होप आपको इन शॉर्ट में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फीचर्स जो आपको थिंकर्स हैं या फिर आपको टाइप्स हैं, इमर्जेंस कैसा हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगी तो आप भी बोर हो जाओगे। अगर आपको लगता है इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करवाने की ज़रूरत है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगेन चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।